60 सेकंड में न्यूज जो है उसकी बात की शुरुआत करेंगे चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। कल बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट घोषित कर दी है और औपचारिक बिगुल फूंक दिया है लोकसभा चुनाव का, और उन जगहों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है जहां पर पार्टी मजबूत स्थिति में है। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से 195 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 51, पश्चिम बंगाल की 20, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात की 15, राजस्थान की 15, झारखंड की 11, छत्तीसगढ़ की 11, केरल की 12, तेलंगाना की 9, असम की 11, दिल्ली की 5, जम्मू कश्मीर की 2, उत्तराखंड की 3, अरुणाचल की 2, गोवा की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान की 1, दमन और दीव की 1 सीट शामिल है। बीजेपी की पहली लिस्ट में सभी तरह के सियासी समीकरण साधने की कोशिश की गई है। लिस्ट में 28 महिलाएं, 47 युवा, 27 SC, 18 ST और 57 OBC कैंडिडेट हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। गांधीनगर से अमित शाह मैदान में होंगे। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान ताल ठोकेंगे तो लखनऊ से राजनाथ सिंह एक बार फिर बीजेपी के मिशन 400+ की पताका थामेंगे। बीजेपी के पहली लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्रियों के नाम है, जबकि 3 मंत्रियों के नाम इस बार काट दिए गए हैं। वही लिस्ट जारी होने के बाद कई जगह बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। तो एक तरफ बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है उम्मीदवारों की, तो वहीं दूसरी तरफ आज केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक मोदी की अध्यक्षता में होनी जा रही है और चुनाव से पहले इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 10:30 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आयोग चुनावी की घोषणा कर सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मंत्रिपरिषद की बैठक काफी अहम और अंतिम बैठक मानी जा रही है। बैठक में सरकार के प्रदर्शन और पिछले 5 साल के सरकार के कामकाजों पर चर्चा होना तय माना जा रहा है। इसके अलावा चुनाव की तैयारियों पर समीक्षा भी संभव माना जा रहा है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने अपनी विकास योजनाओं के दम पर मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने का विश्वास व्यक्त किया है। उधर चुनाव आयोग ने भी राज्यों में तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। वहीं पिछले 2 लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो साल 2014 लोकसभा चुनाव में 5 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई थी और 16 मई को परिणाम घोषित हुए थे। साल 2019 लोकसभा के चुनाव में 10 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई थी और 23 मई को परिणाम घोषित हुए थे। जाहिर है कि चुनाव आयोग आने वाले कुछ दिनों में चुनावों की घोषणा कर सकता है। और इधर पटना में आज विपक्ष के दिग्गज एक साथ दिखाई देंगे। मौका होगा तेजस्वी यादव की जन विश्वास रैली का। पटना में रैली होगी और इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सीताराम येचुरी के पहुंचने की खबरें हैं। पटना का गांधी मैदान आज बिहार में विपक्षी महागठबंधन के शक्ति प्रदर्शन का गवाह बनेगा। नीतीश के एनडीए में शामिल हो जाने के बाद आज पटना में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन की रैली हो रही है। रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य जैसे दिग्गज विपक्षी नेताओं के शामिल होने की चर्चा है। आरजेडी का दावा है कि रैली में लाखों लोग शामिल होंगे। रैली के जरिए आरजेडी बिहार में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत भी करेगी। वहीं रैली से पहले तेजस्वी ने फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। देखिए, आप शुभकामनाएं देते हैं उनको, और कम से कम इस बार उन्होंने कहा आप अब जहाँ हैं वहीं रहेंगे, तो कम से कम इस बार अपने वचन पर कायम रहे। यादव वोट बैंक में सेंधमारी की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। यादव महाकुंभ जो कि लखनऊ में हो रहा है आज, और इसमें मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पहुंच रहे हैं। उनका यूपी का ये दौरा बेहद अहम है। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की 80 सीटों पर रस्साकसी जारी है। एक तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल एसपी अध्यक्ष बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सभी सीटों को जीतने की बात कह रही है। ऐसे में यूपी में यादव और ओबीसी वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की कोशिश में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का यादव महाकुंभ में आना बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि बन सकती है। यूपी में कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां यादव वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यूपी में यादव समीकरण की बात करें तो यूपी की ओबीसी आबादी में तकरीबन 20% यादव हैं, वहीं यूपी में 9% यादव वोट हैं। यादव बाहुल्य जिलों की बात करें तो इटावा, एटा,
संत कबीर नगर, बदायूं, फिरोजाबाद, बलिया, फैजाबाद, जौनपुर, मैनपुरी में यादव वोटर निर्णायक है। ऐसे में यादव वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी मोहन यादव को आगे कर सकती है। यूपी में अपने मोहन कार्ड के जरिए बीजेपी यादव वोट बैंक पर सेंधमारी की बड़ी तैयारी में दिखाई दे रही है। और यूपी से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण खबर, खासकर पश्चिमी यूपी से। आरएलडी औपचारिक रूप से एनडीए का हिस्सा हो गई। कल आरएलडी अध्यक्ष की मुलाकात हुई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और गृह मंत्री अमित शाह से। शाह ने गुलदस्ता दिया, नड्डा ने स्वागत किया और इसी के साथ जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में औपचारिक तौर पर शामिल हो गई। हालांकि आरएलडी के एनडीए में शामिल होना पहले से ही तय हो चुका था। तय फॉर्मूले के मुताबिक आरएलडी को लोकसभा चुनाव में बागपत और बिजनौर 2 सीटें मिलेंगी। योगी सरकार में एक मंत्री पद आरएलडी को मिलेगा। एनडीए में औपचारिक तौर पर शामिल होने के बाद जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अब की बार 400 पार के नारे को दोहराया। 2019 लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तब आरएलडी 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। पार्टी को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी। आरएलडी को 2% वोट मिले थे। और अब बात हिमाचल की, जहां हिमाचल में सीएम सुक्खू अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाराज विधायकों को एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में डैमेज कंट्रोल के तहत अब सीएम सुक्खू नाराज विधायकों को तोहफा दे रहे हैं। सीएम सुक्खू ने भवानी पठानिया को स्टेट प्लानिंग बोर्ड का डेप्यूटी चेयरमैन बनाया है। भवानी पठानिया को कैबिनेट रैंक दी गई है। एक दिन पहले ही विक्रमादित्य समर्थक नंदलाल को फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था। 80% एमएलए जिसका सपोर्ट कर रहे हो, उनका उसके बड़ा क्या साथ होगा। नाराज विधायकों को मनाने के साथ ही बागी हुए विधायकों पर एक्शन भी हो रहा है। धर्मशाला के बागी विधायक सुधीर शर्मा के समर्थकों पर गाज गिरी है। धर्मशाला नगर निगम में मनोनीत सुधीर शर्मा समर्थक पार्षद की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। बागी कह रहे हैं कि सरकार महज चंद दिन की ही है। 7 से 9 एमएलए लगातार संपर्क कर रहे हैं कि हम लोग आना चाहते हैं। घुटन है, कांग्रेस का जहाज पूरी तरह डूब चुका है। चंद घंटों की और चंद दिनों की सरकार है। यूपी में आरओ परीक्षा रद्द करने की अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे और सीएम के निर्देश पर इस मांग को मान भी लिया गया है और इसके बाद अगले 6 महीने में दोबारा पेपर कराने के निर्देश भी दिए गए। पेपर लीक की वजह से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद अब आरओ भर्ती परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। अभ्यर्थी लंबे समय से पेपर रद्द की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सीएम योगी के इस फैसले के बाद अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। परीक्षा पेपर लीक मामले में एसटीएफ को जांच दी गई है। एबीपी न्यूज ने पुलिस भर्ती के बाद आरओ भर्ती परीक्षा का भी मुद्दा उठाया था। सबूतों के साथ परीक्षा की शुचिता पर सवाल किए गए थे। अब योगी सरकार के फैसले से अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। आज हम लोगों की जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत है। शासन प्रशासन आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग बहुत सही, हम लोग का रात दिन का जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन था सफल हुआ हम लोग का। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आरओ परीक्षा रद्द होने पर एसपी अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और परीक्षा रद्द होने पर इसे युवाओं की जीत बताया है। और बंशीधर तंबाकू कंपनी पर आयकर विभाग की रेड का आज चौथा दिन है। महंगी कारें, बहुत सारा कैश और बहुत सारे दस्तावेज बरामद हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। महंगी कार, दिल्ली के पॉश इलाके में आलीशान बंगला और करोड़ों की डायमंड जड़ित घड़ियां, ये सब तंबाकू कारोबारी के मिश्रा की अकूत संपत्ति का हिस्सा है। उनका ये विशाल किंगडम तब सामने आया जब आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के आरोप में उनके ठिकानों पर छापेमारी की। पिछले 3 दिन से जारी छापेमारी में आईटी विभाग को बेशुमार खजाना हाथ लगा है। करोड़ों का कैश, करोड़ों के आभूषण मिले हैं। इसके अलावा लैपटॉप, मोबाइल फोन और कई दस्तावेजों को टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है और 5 राज्यों में तंबाकू किंग के साम्राज्य में करोड़ों की टैक्स चोरी की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं।
सूत्रों के मुताबिक बंशीधर टोबैको कंपनी से जुड़े एक बड़े पान मसाला ग्रुप का नाम भी इनकम टैक्स के रडार पर है। वहीं के मिश्रा तबीयत का हवाला देकर आईटी के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। दरअसल बंशीधर तंबाकू का टर्नओवर 100 से 150 करोड़ रुपए के आसपास का है, जबकि कंपनी सिर्फ 20 से 25 करोड़ रुपए का टर्नओवर दिखा रही थी। अपने हिसाब किताब में भी कंपनी ने हेराफेरी की है। सालाना टैक्स चोरी के शक में आईटी की छापेमारी चल रही है। और अब बात मौसम की। देखिए, मौसम ने एक बार फिर से उत्तर भारत में यू टर्न ले लिया है, जिसकी वजह से किसानों की भी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई है। वहीं अगर हिमाचल और लद्दाख की बात की जाए तो वहां पर भी बर्फबारी देखने को मिली है। पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। देश के उत्तरी राज्यों के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली है। सर्द हवाओं के साथ बारिश से मौसम में गिरावट दर्ज की गई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 जगहों की तस्वीर है। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश से है, जहां कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। कहीं ओले गिर रहे हैं तो कहीं जमकर बर्फबारी देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी देखने को मिली है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद नजारा देखने को ही बन रहा है। रूई के सफेद फाहों से कई इंच बर्फ जम गई है। वहीं लद्दाख में बॉर्डर से सटे इलाके में भीषण बर्फबारी देखने को मिली है। बर्फबारी के बाद कई रास्ते बंद हो गए हैं। प्रशासन लगातार रास्तों से बर्फ हटाने के काम में जुटा है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई। आइए लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं बात की। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट घोषित कर दी है और इसमें तमाम बड़े चेहरों के नाम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इसमें शामिल है, गृह मंत्री अमित शाह का नाम इसमें शामिल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम इसमें शामिल है और इसके अलावा कई चौंकाने वाली चीजें भी दिखाई दे रही हैं। कई नए चेहरों पर भी पार्टी ने दांव खेला है। में 4 फिर एक बार तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भर दी। पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और उस लिस्ट में पहला नाम है नरेंद्र मोदी का, जो लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पीएम मोदी 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे। हालांकि उस बार वो दो जगहों वाराणसी और बड़ोदरा से जीते थे। उन्होंने बड़ोदरा सीट छोड़ दी थी। 2019 में फिर वाराणसी से चुनाव जीते। वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। पीएम की उम्मीदवारी का ऐलान होते ही वाराणसी में जश्न मनाने का दौर शुरू हो गया। वहां जमकर आतिशबाजी की गई। बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों में से 155 वो उम्मीदवार हैं जो पिछली बार चुनाव जीते थे। पार्टी ने अपने 29 मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं दिया है। 34 मौजूदा केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी पहली लिस्ट में शामिल हैं। 7 केंद्रीय मंत्री जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें लोकसभा के चुनाव मैदान में उतारा गया है। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ पार्टी के कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह को गांधीनगर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लखनऊ, महिला कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी को अमेठी, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का गुना, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को विदिशा सीट से टिकट दिया गया है। यूपी की चंदौली सीट से महेंद्र नाथ पांडे, झारखंड की गोड्डा सीट से निशिकांत दुबे, त्रिपुरा वेस्ट सीट से विप्लव कुमार देव, यूपी की डुमरियागंज सीट से जगदम्बिका पाल, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, फैजाबाद से लल्लू सिंह, बालूरघाट सीट से सुकांत मजूमदार को टिकट मिला है। मथुरा से हेमा मालिनी को फिर मैदान में उतारने का फैसला हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ की कोरबा सीट से सरोज पांडे और पश्चिम बंगाल की हुगली सीट से लॉकेट चैटर्जी को टिकट मिला है। इस लिस्ट में केरल से एक चौंकाने वाला नाम भी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को पत्तनमतिट्टा से टिकट मिला है। बीजेपी की पहली लिस्ट में कुल 195 कैंडिडेट के नाम हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर की 2, दिल्ली की 5, यूपी की 51, पश्चिम बंगाल की 20, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात की 15, राजस्थान की 15, झारखंड की 11, छत्तीसगढ़ की 11, केरल की 12, तेलंगाना की 9, असम की 11, उत्तराखंड की 3, अरुणाचल प्रदेश की 2, गोवा की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान निकोबार की 1 और दमन दीव की 1 सीट शामिल है।
इस बार के चुनाव में बीजेपी ने 4 भोजपुरी स्टार्स पर दांव लगाने का फैसला किया है। बिहार की जगह पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से एक्टर सिंगर पवन सिंह को टिकट देकर पार्टी ने चौंका दिया है। दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से मनोज तिवारी को तीसरी बार टिकट दिया है, तो गोरखपुर से रवि किशन पर फिर दांव खेला है। वो 2019 में भी गोरखपुर से चुनाव जीते थे। यूपी की आजमगढ़ सीट से दिनेश लाल यादव निरहुआ को फिर टिकट दिया गया है। पार्टी को धन्यवाद देने का भाव है, जो विश्वास जताया है नरेंद्र मोदी जी ने पुनः एक बार हमारे ऊपर। हमारा ये 10 साल का जो परिश्रम है वो लग रहा है सकारात्मक दिशा में गया है। पहले हम 56% वोट लेकर के दिल्ली में जीते थे 7 सीट। इस बार हमारी कोशिश रहे कि हम इसको भी आगे बढ़ाएं और लगभग 60% वोट भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के जिम्मे आए। बीजेपी ने यूपी में इस बार सभी 80 सीट जीतने की रणनीति बनाई है। 80 के 80 100% परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने चाहिए। पिछली बार ही हारी 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिनमें सभी नए चेहरे हैं। श्रावस्ती से नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा, अंबेडकर नगर से बीएसपी से आए रितेश पांडे, जौनपुर से महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह और नगीना से ओम कुमार को टिकट दिया गया है। बीजेपी की लिस्ट में सबसे चौंकाने वाले नाम दिल्ली से आए। दिल्ली की कुल 7 सीटों में से 5 पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, जिनमें से 4 नए चेहरे हैं। सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को रिपीट किया गया है। चांदनी चौक से हर्षवर्धन का टिकट काटकर प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया गया है। पश्चिमी दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा की जगह कमलजीत सहरावत को उम्मीदवार बनाया गया है। दक्षिणी दिल्ली से बड़बोले रमेश विधूड़ी का पत्ता कट गया है, उनकी जगह रामवीर सिंह विधूड़ी को टिकट मिला है। नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी को रिपीट नहीं किया गया है, वहां से सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट मिला है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिम दिल्ली से अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। पूरे संगठन की, भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता की कि उन्होंने ये अवसर दिया है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। इसी संकल्प से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर पूरी मेहनत करेगा और इस बार तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। पार्टी ने कई केंद्रीय मंत्रियों को रिपीट करने का फैसला किया है। किरण रिजिजू को अरुणाचल पूर्व, गजेंद्र सिंह शेखावत को जोधपुर, सर्बानंद सोनोवाल को डिब्रूगढ़, अर्जुन मुंडा को खूंटी, संजीव बालियान को मुजफ्फरनगर, अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर, पुरुषोत्तम रूपाला को राजकोट, जितेंद्र सिंह को उधमपुर, जी किशन रेड्डी को सिकंदराबाद, फग्गन सिंह कुलस्ते को मंडला, एसपी सिंह बघेल को आगरा, अजय मिश्रा टेनी को खीरी, साध्वी निरंजन ज्योति को फतेहपुर, पंकज चौधरी को महाराजगंज, निशित प्रामाणिक को कूच बिहार, शांतनु ठाकुर को बनगांव और नैनीताल से अजय भट्ट को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने पार्टी के कई उन दिग्गजों को भी लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया है जो सालों से संगठन से जुड़े रहे या फिर राज्यसभा सांसद के तौर पर मंत्री बनते रहे। केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर को तिरुवनंतपुरम, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पोरबंदर और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को अलवर से चुनाव लड़ाने का फैसला हुआ है। पार्टी ने इस बार केरल में कई चौंकाने वाले चेहरे उतारे हैं। 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में एक मुस्लिम चेहरा शामिल है। पार्टी ने केरल की मल्लपुरम सीट से अब्दुल सलाम को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में कई मौजूदा सांसदों को टिकट न देने का फैसला किया गया है। राजस्थान की 25 सीटों में 15 पर ऐलान हुआ है, जिनमें 5 सांसदों के टिकट काटे गए हैं, जबकि 7 नए चेहरे उतारे गए हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 24 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। 6 सांसदों के टिकट कटे हैं। भोपाल से साध्वी प्रज्ञा का टिकट कट गया है। गुजरात में 5 सांसदों को टिकट नहीं मिला है, तो झारखंड में 2 सांसदों को फिर टिकट न देने का फैसला हुआ है, जिनमें से हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा का नाम भी शामिल है। असम से 5 सांसदों का टिकट कटा है। पहली लिस्ट में 2 बड़े राज्य महाराष्ट्र और बिहार के उम्मीदवार शामिल नहीं है। वहां सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बात चल रही है और उम्मीद है कि जल्द ही वहां की सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। बड़ी बातें देखी आपने जो इस लिस्ट में है। एक बड़ी बात है, वो है पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार पार्षद कमलजीत सहरावत को बीजेपी ने पश्चिमी दिल्ली से अपना उम्मीदवार बनाया है। हमने उनसे बात की है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना शुरू कर दिया है और जिसके तहत पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत को मैदान में उतारा गया है। कमलजीत सहरावत हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैडम,
आपको उम्मीदवार बनाया गया, पश्चिमी दिल्ली से आपको उतारा गया इस बार मैदान में, आपके लिए कितना बड़ा पल है बीजेपी के निशान पर इस बार लोकसभा चुनाव में उतरना? ये मेरे लिए बहुत बड़ा पल है, वो पल शायद जिसका मैंने सपना भी नहीं लिया था। एक बहुत साधारण परिवार से मैं आती हूँ और क्योंकि ऐसा मेरा बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जिस तरह से पार्टी ने मुझे मौका दिया तो उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। नारी शक्ति वंदन जब पास हुआ था तो हमें था कि आगे आने वाले सालों में मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सोच को उन्होंने इतनी जल्दी दिखा दिया। मैं क्या कहूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। ये पल मेरे लिए अविश्वसनीय है। कमलजीत सहरावत की बात आपने सुनी। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा को खजुराहो सीट से पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पर वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद उनको खजुराहो से टिकट मिला है और आप देख सकते हैं कि और यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जश्न का माहौल है, उनके घर आए हुए हैं, वीडी शर्मा जी खुद आए हैं और किस तरह से आज सर बहुत खुशी का माहौल है। आपको भी पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल है और आज प्रत्याशी घोषित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन। और मध्य प्रदेश किसान मोर्चा के बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन चौधरी, उनको पार्टी ने होशंगाबाद सीट से टिकट दिया है। मैं कह सकता हूं कि हमारी पार्टी जो कैडर बेस पार्टी है, केंद्र और प्रदेश का नेतृत्व हमेशा 24 घंटे 365 दिन जो काम करता है और ऐसे कार्यकर्ताओं को ढूंढकर जो लगातार काम करते हैं उनको बढ़ाने का काम हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और मेरे जैसे कार्यकर्ता जिसने जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ा और देश का सबसे बड़ा चुनाव पहली बार में लड़वाने का काम किसी ने किया है और कोई कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हमारी पार्टी काम करने वालों का, ये देश युवाओं का है और इस भाव के साथ मैं कह सकता हूं कि हमारी पार्टी लंबे विजन के साथ काम कर रही है। मैं उनका हृदय से आभारी हूं। बेंगलुरु में कैफे में ब्लास्ट के 2 दिन के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आरोपी के कैफे में पहुंचने और बम रखने की सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें आ चुकी हैं, लेकिन आरोपी की पहचान हो पाई है। आरोपी की तलाश और हमले की जांच में एनआईए समेत पुलिस की 7 से 8 टीमें लगाई गई हैं। बेंगलुरु ब्लास्ट के 3 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। सिर पर टोपी, मुंह पर मास्क, आंख पर चश्मा और एक बैकपैक, बस यही उसकी पहचान है। धमाका लो डेंसिटी का था, लेकिन जिस तरह से इसमें आईईडी का इस्तेमाल किया गया, सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। जांच की जा रही है कि कहीं इसमें आतंकी साजिश तो नहीं है। इडली का ऑर्डर, कैफे में आईईडी ब्लास्ट, खौफनाक साजिश, आरोपी गिरफ्त से दूर। आखिर कहां है बेंगलुरु को दहलाने वाला आतंकवादी? नकाब और टोपी पहनकर पहचान छिपाने वाले इसी शख्स ने टाइमर बम से ब्लास्ट किया। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च को हुए धमाके में पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपी की पहचान करने में लगी है। उसके लिए एनआईए समेत 7 से 8 टीमों का गठन किया गया है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 6 संदिग्धों को अलग अलग जगहों से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ FSL ಟೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಯಾಕೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ FSL ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. जिस तरह ब्लास्ट कराया गया, उससे सवाल उठ रहा है कि कहीं ये आतंकी साजिश तो नहीं है। कैफे में हुए धमाके की जांच एजेंसियां कई एंगल से जांच कर रही हैं। जांच एजेंसियां बेंगलुरु ब्लास्ट में 3 मॉड्यूल पर काम कर रही हैं। ISIS का बल्लारी मॉड्यूल, PFI मॉड्यूल और लश्कर-ए-तैयबा। इन मॉड्यूल के काम करने के तरीके से ब्लास्ट का पैटर्न मेल खाता है। सूत्रों के मुताबिक ये तीनों मॉड्यूल काफी समय से बेंगलुरु को टारगेट करने की साजिश रच रहे थे। एजेंसियों को सीमा पार बैठे लश्कर के कमांडर जुनैद अहमद और सलमान खान पर भी शक है। बीते साल एनआईए बेंगलुरु पुलिस ने खुलासा कर कहा था कि बल्लारी मॉड्यूल बेंगलुरु समेत कई शहरों में आईईडी ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था। वही लश्कर मॉड्यूल भी बेंगलुरु में फिदायीन अटैक की प्लानिंग कर रहा था। इसके बाद लश्कर के 8 आतंकवादियों को धर दबोचा गया था। पुलिस ने मैंगलोर कुकर ब्लास्ट को रिव्यू किया। रामेश्वरम कैफे में धमाका मैंगलोर में हुए विस्फोट जैसा ही है।
रामेश्वरम कैफे और मैंगलोर कुकर ब्लास्ट में इस्तेमाल की जाने वाली विस्फोटक सामग्री एक जैसी दिखाई पड़ रही है। विस्फोट के लिए बैटरी, डेटोनेटर, नट और बोल्ट का इस्तेमाल किया गया। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च को जो जोरदार धमाका हुआ था, इस हादसे में 9 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस घटना से जुड़ी एक-एक चीज पर बारीकी से नजर रख रही है। पुलिस के पास 86 मिनट का एक वीडियो क्लिप है जिसमें कैफे के अंदर आरोपी का आना, अपने लिए फूड ऑर्डर करना, सीट पर बैठना, कुछ देर बाद चले जाना और फिर विस्फोट होना, ये सारी घटना इसी 86 मिनट के भीतर हुई। पुलिस इस टाइमलाइन के इर्द गिर्द हुई सभी गतिविधियों की जांच कर रही है। इसके लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रही है, जिससे ये पता चल सके कि कैफे से निकलने के बाद आरोपी किस ओर गया। रामेश्वर कैफे में हुए विस्फोट से अफरा तफरी फैल गई। घायलों में कई की हालत गंभीर है। Actually, I feel myself lucky to not get any physical injuries as of now. Just lost minor hearing senses that will be recovered in 1 or week so, as doctor said. I don't know exactly what happened. I went inside and the sound happened. After that, I lost my consciousness. वहाँ पे जा ही रहा था, मम्मी का कॉल आ गया बस कि कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो एंड ऑल दैट। तो मतलब मैं सोचा कि चलो मम्मी से ही बात कर लेते। मम्मी से मैं बात करते करते बस जहाज बाहर ही जा ही रहा था, बस कि वहाँ पे पीछे से बहुत ज़ोर से आवाज़ आया, मतलब लिटरली बहुत ज़ोर से आवाज़ आया और बहुत सारे लोग एकदम भागने लगे। स्मोक का क्लाउड हो गया था पूरे किचन एरिया में। देखा मतलब बहुत सारे लोग, मतलब लिटरली बहुत सारे लोग थे वहाँ पे जो एकदम बुरी तरह से इंजर्ड टाइप के थे। सीसीटीवी में दर्ज तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि आरोपी ने फूड ऑर्डर किया लेकिन खाया नहीं। जिस बैग में बम था उसे रखकर वो बाहर चला गया। कैफे से आगे 100 मीटर की दूरी पर देखा। उसके बाद आरोपी सीसीटीवी कैमरे से गायब हो गया। पुलिस आसपास के संदिग्ध मोबाइल नंबरों को ट्रेस कर रही है। पुलिस आरोपी की पहचान करने में लगी है। उसकी उम्र 28 से 30 साल बताई जा रही है। सवाल ये भी है कि आरोपी इस हमले में अकेले शामिल था या इसके पीछे कोई आतंकवादी गुट है। हालांकि अभी तक किसी भी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। एबीपी न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। यूपी की योगी सरकार ने आरओ प्री परीक्षा रद्द कर दी है। अभ्यर्थियों के लगातार जारी विरोध प्रदर्शन और धरने के बाद सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। पेपर लीक की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने में दोबारा परीक्षा कराने का भरोसा भी दिया है। जीत हुई भाई, जीत हुई, संघर्षों की जीत हुई। एबीपी न्यूज की एक और मुहिम रंग लाई है। एबीपी न्यूज की एक और मुहिम की वजह से ही इनको खुशियां मनाने का मौका मिला। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं। खुशी और जश्न मना रहे हैं ये अभ्यर्थी। ये आरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी बनने का सपना देखने वाले अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने सालों कड़ी मेहनत की। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा दी, लेकिन पेपर लीक होने की खबर आई। यूपी में एक और परीक्षा होने से पहले ही पेपर लीक हो गए। इन अभ्यर्थियों का सपना बिखरता दिखने लगा, लिहाजा ये पेपर रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग करने लगे। लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। ये सड़कों पर उतरे, धरने दिए और बार बार सरकार से गुहार लगाई और आखिर इन्हें खुशियां और जश्न मनाने का मौका ही मिल गया। एबीपी न्यूज अभ्यर्थियों की मुहिम से जुड़ा रहा, क्योंकि ये हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा था। सिस्टम की खामी से पेपर लीक होने में इनका भविष्य बर्बाद ना हो, इसके लिए इनके साथ एबीपी न्यूज हर वक्त खड़ा रहा। एबीपी न्यूज ने पुलिस भर्ती के बाद सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा का भी मुद्दा उठाया था। तभी तो इन अभ्यर्थियों को जश्न मनाने का मौका मिला, क्योंकि परीक्षा को रद्द करने का फैसला ले लिया गया। छात्रों की मांग आखिरकार सरकार ने मान ली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन अभ्यर्थियों को जश्न मनाने का मौका दे दिया। 6 महीने में दोबारा परीक्षा कराने का भरोसा भी दिया गया है। हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग 13 तारीख से लगातार अनशन में बैठे थे। उसके बाद हम लोग 26 तारीख से आज 7वां दिन है, 24 घंटे अनशन में बैठे थे। आज हम लोगों की जीत हुई है। बहुत खुश है। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग बहुत खुश है। इतनी खुशी मिली हम लोग को, इतनी खुशी मिली कि हम लोग का रात दिन का जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन था सफल हुआ। हमारी मेहनत भूल गई। मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हम लोग कहते हैं कि सीएम योगी जी को, अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ 6 महीने में परीक्षा कराने बल्कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का भी भरोसा दिया है। मामले की जांच एसआईटी से कराने का भी ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग सुन लिया। हमारे 26 तारीख तक दिन रात यहाँ पे सो रहे थे और मुख्यमंत्री ने हमारे मांगों को पूरा सुना है और हम उन्हें हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहेंगे। बाबा जी को धन्यवाद जो बच्चों की, छात्रों की बात सुने। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को कि छात्रों की बात सुने। हम लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोगों की बातें समझी और यहाँ पे परीक्षा को निष्ठ किया और जल्द
रिजल्ट एग्जाम भी कराएंगे। आरओ एआरओ की परीक्षा इसी 11 फरवरी को हुई। परीक्षा यूपी लोक सेवा आयोग ने कराई थी। परीक्षा के पहले ही पेपर लीक होने की खबर आई। तब से ये अभ्यर्थी सड़क पर है। पेपर रद्द होने के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ के जयकारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके संघर्ष की जीत हुई है। वो गले मिलकर एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। कई अभ्यर्थी तो इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। हम सरकार और आयोग को धन्यवाद देना चाहते हैं और हमें भरोसा भी था कि हमारी बातें सुनी जाती। बिना कोई शिकायत के हम सिर्फ अपनी मांगे रखते रहे और लगातार यहाँ डटे रहे। सरकार ने हम पे दया की और हमारी मांगों को पूरी करी। हमारी मांग को पूरा किया। हम अध्यक्ष जी को, योगी जी को बहुत धन्यवाद देंगे। आज मेरा मेहनत सफल हुआ है। योगी महाराज की जय। हम लोग को खुशी हो रही है क्योंकि हम लोग ने 3 दिन से आज यहाँ पे बैठे हुए थे। हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। नकल माफियों के साथ साथ बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि ताकि आइंदा के लिए आने वाले जो छोटे भाई बहन उनके साथ ऐसा न हो। यूपी में एक और परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी हमलावर है। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। आरओ एआरओ परीक्षा का रद्द होना बताता है कि भाजपा पहले हर संभव कोशिश करती है अपने कुकर्म को छिपाने की, लेकिन जब जनता का दबाव पड़ता है तो चुनावी हार के डर से पीछे भी हटती है। ये युवाओं की जीत है और आगामी चुनाव में बीजेपी की हार का एक और पक्का संदेश। भाजपा की हार का पर्चा लीक हो गया है। भाजपा की सरकार नौजवानों को धोखा देने वाली सरकार है। एक भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में बिना पेपर लीक हुए भाजपा की सरकार में संभव नहीं है। ये नौजवानों की जीत है। जो नौजवान लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि आरओ एआरओ का पर्चा लीक हुआ है, इस परीक्षा को निरस्त किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की बड़ी असफलता है। भाजपा की सरकार नौजवानों को रोजगार देने में फेल है। आरओ एआरओ प्री परीक्षा का पेपर लीक होने के दावों को जानने के लिए एबीपी न्यूज उन अभ्यर्थियों के बीच पहुंचा था जिनके पास पेपर लीक परीक्षा से पहले ही पहुंच गया था और जिसकी शिकायत उन्होंने आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार से भी की और परीक्षा रद्द करने की मांग की। सरकार की तरफ से फैसला लेने में देरी होने से अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए और आखिरकार सरकार को उनकी मांग माननी पड़ी।